अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। आज के दिन हम कह सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो पोजीशन है वो फ्लैट नोट पे दिखाई दी, और साथ साथ अगर स्टार्टिंग ऑफ द डे हम देखें तो एक एंथुजियाज्म देखा गया। मंडे का दिन है, वीक का आगाज है, बट हम कह सकते हैं फ्लैट नोट भी देखा गया। 1,61,900 देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर हुआ। एक अच्छी चेंज देखी जा रही है, और इन्वेस्टर्स के जो एक हम सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो एक मार्केट के अंदर बेहतरीन तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर हम बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टर्स की तादाद है वो भी बढ़ चुकी है, और एक माह के अंदर यानी कि 1 मंथ के अंदर 16,856 नए इन्वेस्टर्स जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। और अब ये हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस जनरेट हो रही है इंडेक्स के हवाले से या मार्केट की एक प्रेजेंस के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से। जो तमाम नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट एक लुक्रेटिव नंबर्स पे है, और जब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तमाम इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट अच्छा सा बुक होता है, तो वो फिर जब इस चीज़ को बताते हैं और लोगों के अंदर ये होता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक अच्छे हम कह सकते हैं नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, तो इसके बाद जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। तो सेम गोज विद द मार्केट, जो मार्केट के नंबर्स बढ़े और फिर उसके बाद जब मार्केट के अंदर एक चार्म क्रिएट हुआ, डेली बेसिस पे प्रॉफिट बुक हुआ, तो उसके बाद इन्वेस्टर्स ने देखा कि अब ये जो पॉइंट है यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स है ये ही नेक्स्ट स्टॉप है सेविंग के हवाले से। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे मार्केट के नंबर्स के हवाले से भी और मार्केट के वैल्यूएशन के हवाले से भी। ऑफ कोर्स रीजन के अंदर अभी भी प्राइस अर्निंग जो मल्टीपल है वो काफ़ी चीप दिखाई दे रहा है, और इसमें काफ़ी गुंजाइश है। इट मीन्स के तमाम जो फॉरनर्स हैं उनको भी पाकिस्तान की जो मार्केट है उसकी अट्रैक्शन वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है। डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद हैं। आज के हाइलाइट्स देखते चलते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,62,102.92 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,62,385.32। लोअर वाज 1,61,241.46 एंड फाइनली क्लोजर 1,61,984.08 यानी कि 118.84 का डिक्लाइन। ये एक फ्लैट नोट मार्केट के अंदर देखा गया। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स जो है वो एक अच्छे नंबर्स जनरेट करते हुए दिखाई दिए। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले पीआईए होल्डिंग कंप्लीटेड 1.5 का चेंज रहा, 34.94 पे क्लोजर प्राइस रहे, एंड फाइनली 63.28 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बहुत अच्छे एक हम कह सकते हैं कि आफ्टर पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ है जो कि होपफुली इस ईयर के यानी कि एंड तक जो है वो हो भी जाएगी प्राइवेटाइज, इसके बाद जो पीआईए के शेयर्स हैं इनके अंदर मजीद एक जो हम कह सकते हैं अपवर्ड ट्रेंड है वो देखा जा रहा है। बिको स्टील लिमिटेड 0.23 का डिक्लाइन देखा गया, 7.01 पे क्लोजर रहा, 34.91 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। और बैंक ऑफ मुकरमा लिमिटेड 0.09 का डिक्लाइन देखा गया, 5.85 पे क्लोजर प्राइस रहे, जबकि 32.81 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड नेक्स्टली वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.01 का इजाफा, 1.9 पे क्लोजर, 29.82 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए आज की मार्केट में। जबकि लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.01 का इजाफा देखा गया, 5.63 पे क्लोजर रहा, 28.81 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के वॉल्यूम लीडर्स डिटेल्स आपने देखी। आज हम ये भी देख रहे हैं कुछ नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं, यानी कि काफ़ी अरसे बाद पीआईए भी सामने आई है, तो कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स का सामने आना इट मीन्स कि मार्केट में ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग और एक सेलिंग, एक हम कह सकते हैं ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो जारी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर बाटला साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर बाटला साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछना चाहूंगी, डिटेल आपने देखी, इंट्रोडक्शन आपने देखा, मार्केट में वॉल्यूम लीडर्स भी देखे, क्या दिखाई दे रहा है? पूरे दिन की जो परफॉर्मेंस है इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और मार्केट का जो एक एंथुजियाज्म है ये कैसा देखने में आ रहा है, अब एनर्जी लेवल कैसा है? इसका और मेन रीजन उसका ये है कि सितंबर और अक्टूबर में आपके फुल ईयर रिजल्ट आ गए और फर्स्ट क्वार्टर के आ गए, तो जितनी भी मार्केट में फाइनेंशियल न्यूज थी रिलेटेड टू द कंपनी, उनके डिविडेंड, उनके प्रॉफिट, जो भी उनकी फाइनेंशियल वो सारी वो मार्केट में ना सिर्फ इनकॉर्पोरेट हो गई बल्कि वो आ गई। तो ये अगर आप
ट्रेडिशनली भी एनालाइज करें तो ये थोड़ा सा डल पीरियड कहलाता है, जब आपके सारे रिजल्ट्स मार्केट में आ चुके होते हैं और लोगों के पास या इन्वेस्टर्स के पास कोई नई न्यूज या न्यूज फ्लो नहीं हो रहा। दिसंबर ईयर एंड है बैंक्स का, इंटरनेशनली भी काफी गहमा गहमी रहती है। उसके बाद जनवरी में यूजुअली जब फॉरेनर्स एक्टिव होते थे तो हम देखते थे कि फर्स्ट क्वार्टर में काफी पाकिस्तान को फॉरेन फंड की एलोकेशन मिलती थी और एक फॉरेन फंड फंडेड एक रैली होती थी जो कि फर्स्ट क्वार्टर में बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनली मार्केट का देखें जब हम एक्टिव पार्टिसिपेंट होते थे या पाकिस्तान की एलोकेशन जो थी वो काफी सब्सटेंशियल होती थी। बारिंग दैट, क्योंकि अब हमने आपने जब भी फिगर बताए नए अकाउंट होल्डिंग के, अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी आया, बल्कि उन्होंने हेडिंग दी थी कि असर पाटिल साहब, आपकी आवाज़ हमें थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, आपको दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस में जो एक बेटरमेंट है वो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन की वजह से, सेंटिमेंट्स की वजह से, और ख़ासकर जो इंडेक्स में एक पोजीशंस हैं जो कि हमने मार्केट के अंदर देखा, ख़ासकर जो परफॉर्मेंस कंपनीज की देखी गई रिजल्ट सीजन के अंदर उनकी एक एक्टिविटी देखी गई, उससे वाज़े तौर पर ये सामने आती है चीज़ के ओवर है वो हमारे पास जो मार्केट की परफॉर्मेंस है या इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बेटर डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अजहर बाटला साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देखें तो यहाँ पर रीजन के अंदर एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। अभी भी पाकिस्तान की मार्केट में चार्म मौजूद है, सिक्लिकल सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स को जब मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स जो है वो अब बेहतर डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो अजहर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आप हमें सुन सकते हैं? आपको भी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्लूमबर्ग के हवाले से, प्लीज हमें इसकी डिटेल्स बताइए। देखिए जी, जो पिछले एक साल की रैली हुई है वो 40% इंडेक्स में इंक्रीज आया है, और अगर आप 2 साल का देखें तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है। और इसमें अगर आप फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन देखें तो वो नेट सेलर रहे हैं, चाहे वो $1 मिलियन हो, उससे कम अमाउंट हो, बट एवरी डे नेट सेलर आपको फॉरेनर नजर आया है। तो इसका मतलब ये है कि लोकल लिक्विडिटी, मेरे ख्याल में पहले आपके बड़े इंस्टीट्यूशन उसमें शिफ्ट हुए थे, जब आपका इंटरेस्ट रेट 22% करके जब कम हो रहा था तो लोग अपने नए वेन्यू ढूंढते हैं फॉर पार्किंग देयर फंड्स और लिक्विडिटी। तो वो उसमें किया, फिर आपके बड़े इन्वेस्टर्स जो आपके लोकल क्या कहते हैं ग्रुप्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी ने किया, और अब उसको रिटेल फॉलो कर रही है बड़ी रेगुलर। और ये पाकिस्तान की बहुत अच्छा ओमन है कि अगर हम पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, एमसीसीपीएल हो, एचसीसीपी हो, सबका ये एक एफर्ट था कि हमारे 2.5 लाख जो इन्वेस्टर बेस है बहुत नैरो है कंपेयर टू अगर हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन देखें वो 250 मिलियन है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था रेगुलेटर्स के लिए भी, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, कि वो एक बेस को बड़ा करें। मिलियन तो मेरा ख्याल में पहला एक स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए, और फिर हमें मल्टीपल मिलियंस पे ये जाने चाहिए ताकि ना सिर्फ वो एब्जॉर्ब कर सकें मार्केट में जब नए आईपीओ आए, और नई जो लिक्विडिटी है वो इन्हीं के थ्रू आती है, क्योंकि ये इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं तो कैपिटल गेन के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में इनके पास और लिक्विडिटी आती है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और तकरीबन वो फंड रिसाइकल होते हैं टुवर्ड स्टॉक मार्केट। लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट भी आप लोगों देखते हैं कि 10-11% पे आ गया है, और तो उसके लिए ये अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है जहाँ पे रिटर्न ना सिर्फ कैपिटल गेन के फॉर्म में बल्कि डिविडेंड के फॉर्म में भी रेगुलर आ गया। दूसरा आपने एक और मेंशन किया था रीजनली, तो मार्केट 50,000 से 1,60,000 होगी और लोग कहते हैं कि बहुत बढ़ गई, डबल ट्रिपल होगी, लेकिन रीजनली जब आप कंपेयर करते हैं तो वन ऑफ द लोएस्ट थी। और एशिया में पाकिस्तान को लोग अब नोटिस करना शुरू हो गए, और मेरा ख्याल में होपफुली नेक्स्ट ईयर जो 2026 होगा वो फॉरेनर्स का इनफ्लो का होना चाहिए, क्योंकि एक मार्केट ने 2 साल सस्टेनेबल रैली दे दी है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड बेस्ड ऑन लोकल लिक्विडिटी। तो अगर वो तो अगर आप प्रोजेक्ट करें आगे तो हो सकता है कि, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत छोटी है इन कंपैरिजन रीजनल मार्केट, हमारी बिलो 100 बिलियन की मार्केट कैप है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाहर तो स्टॉक्स की वैल्यूज जो है मार्केट कैप तो वो कपल ऑफ बिलियन डॉलर है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। अच्छा, अब मुझे अजहर साहब ये भी बताइए कि मार्केट की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो अब हमें जो कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन सा सेक्टर है जो अभी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मजीद गुंजाइश है और इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो अभी ट्रेंड चल रहा है या मार्केट का जो अभी थोड़ा सा नेचर ऑफ द मार्केट है उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, थोड़ा तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, जिस तरह अभी हमने बात की ना कि मार्केट ने इतना ज्यादा रैली कर दिया है, तो एक तो आपको सेक्टर्स को करना होगा, फिर इंडिविजुअल उसको। अभी अपने 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं
फौजी फर्टिलाइजर हो गया, पायनियर सीमेंट हो गया। तो सेक्टर वाइज भी आपको पिक करने पड़ेंगे जिनकी या तो अंडर वैल्यूड है या जिनकी अर्निंग्स प्रोजेक्शन बेहतर है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर्स हैं वो मेरा ख्याल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है हाउसिंग से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रेट और कम होता है, जो कि काफी अच्छे से मार्केट पार्टिसिपेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप मार्केट में वो भी फ्यूल देखेंगे कि वो उसने फ्यूल किया है रैली को। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन जो है वो जरा हाई साइड पे हो रही है, तो रेगुलेटर जो हैं या इकोनॉमिस्ट हैं वो उसको कॉशियसली देख रहे हैं कि अभी ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम नहीं करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वही जो बूम बस्ट की रैली हमेशा बात की जा रही है राइट। तो वो दोबारा शुरू हो जाए, आप इंटरेस्ट रेट कम करें, आपकी कंज्यूमर ड्रिवन क्या कहते हैं इम्पोर्ट शुरू हो जाए, और फिर ऐसा ना हो कि दोबारा आपका फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर में आए और फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट टाइटिंग साइकिल स्टार्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अब्जॉर्ब करती जाए, जो छोटे छोटे इंटरेस्ट रेट कट आए अगर आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग या इंडस्ट्रियल्स डिमांड करें जो सिंगल डिजिट होना चाहिए कंपेरिजन टू द तो आपका इंटरनेशनली भी और रीजनली। लेकिन हमारी इकोनॉमी को नजर रखते हुए कि फॉरेन हीटअप हो जाती है, और जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंज्यूमर ड्रिवन वैल्यू परचेजिंग और वो इंपोर्ट शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर एक अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं फॉरेन एक्सचेंज पे भी और आप फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मेरा ख्याल में स्टेट बैंक हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, वो हर चीज को राइट। बहुत, क्योंकि IMF हर चीज को मॉनिटर भी कर रहा है क्वार्टरली, आपने उनके टारगेट पूरे करने होते हैं, ना सिर्फ रेवेन्यू के, इन्फ्लेशन के, इंपोर्ट्स के। तो मेरा ख्याल में अगर ये कॉशियस अप्रोच चलती रही तो मेरा ख्याल में मार्केट अपने जो कहते हैं फंडामेंटल बिल्डअप करी वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और रैली जो है वो ठीक है, लाल पीरियड आया हुआ है, आएगा, एक महीना खत्म होगा तो बैंकिंग के रिजल्ट पे बात होना शुरू हो जाएगी फिर नेक्स्ट क्वार्टर के। तो मेरा ख्याल में ये तो एक मार्केट की साइकिल्स होती हैं, मार्केट को ओवर हीट भी नहीं होना चाहिए। 40% की रैली इस साल कर चुकी है, मेरा ख्याल में वो एक अच्छी रीजनली आप बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। अच्छा सर साहब, ये भी बताइएगा, जो ये न्यू इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हुए हैं 16,856 इन्वेस्टर्स, ह्यूज नंबर, एक महीने के अंदर रजिस्टर हुए हैं, तो कितना एक अच्छा रिस्पांस मार्केट का जा रहा है? यानी कि लोग एक अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सेविंग के एस्पेक्ट से आपने रियल एस्टेट का भी जिक्र किया, तो क्या हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है वो भी बेटर पोजीशन में है, और सबसे ज़्यादा जो एक हम कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस है वो स्टॉक मार्केट की ही देखी गई है? दिस इज़ द रीज़न कि जो बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट है वो भी अब कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीजिंग। और अगर हम बात करें यहाँ पर रियल एस्टेट के हवाले से, तो वो भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जो कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था, और दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। वेयर एज अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो एक छोटे अमाउंट से एक अच्छा रिटर्न बिल्डअप हो सकता है, क्या कहेंगे? और म्यूचुअल फंड के सारे आपने जो पार्ट किए रिलेटेड है। पहली बात देखें, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो लोग पीपल लुकिंग फॉर बेटर रेवेन्यूज एंड हायर। 16,800 को जब आपने फिगर दिया है, उससे पिछले क्वार्टर में जाए तो ये एक अच्छा ओमन है मार्केट के लिए, जो मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर बेस आपकी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये होपफुली मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे, ये रोज की मूवमेंट से ज्यादा अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अपनी सेविंग को जब वो चैनलाइज करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेते, मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेते हैं, जिसमें ग्रोथ और डिविडेंड भी आए। राइट। दूसरा, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है स्टॉक मार्केट में काफी रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो बीइंग न्यू, उन्होंने सिर्फ एक अच्छी मार्केट देखी है पिछले 2 साल से, तो वो सिर्फ तेजी की बात करते हैं या सिर्फ अच्छे रिटर्न की बात करते हैं। जाहिर है मार्केट करेक्ट भी करती है, ये पार्ट ऑफ हर स्टॉक मार्केट का या हर मार्केट का एक फेज है। लेकिन फ्रेश ब्लड आने से इसको कहा जाता है, या फ्रेश लिक्विडिटी आने से ये होता है कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है आपकी, और जैसे ही आपकी इन्वेस्टर बेस बढ़ती है तो रिलायबिलिटी ऑन इंस्टीट्यूशन या एक सेगमेंट ऑफ द नहीं होता, और ये बहुत पॉजिटिव चीज है मेरा ख्याल में। पाकिस्तान की मार्केट में ये चीज जो हो रही है, इसको ना सिर्फ सबको रेगुलेटर को सेटअप करके करना चाहिए, इसको इंकरेज करना चाहिए। मोर सेमिनार, मोर सोशल मीडिया पे बताएं, उसके पिटफॉल भी बताएं कि मार्केट हर मोर दफा या एफर्ट आर रिक्वायर्ड के यहाँ पर और मजीद चीज़ें पुट अप हो सके। वेल, थैंक यू सो मच। अजहर भाट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी एक डिटेल एनालिसिस कर रहे थे, और खासकर हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रैप हमने किया, एक ओवरऑल डिस्कस किया, वीक का आगाज़ है, पॉजिटिव डे, और साथ साथ एक फ्लैट नोट देखा गया है। दिस इज़ नॉट अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, इट्स जस्ट अ फ्लैट नोट, और यकीनन मार्केट इसको मजीद जो है वो अब एक अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद है, लेट्स हैव अ लुक कमोडिटीज़ के हवाले से देखते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट है। कमोडिटीज अपडेट्स, लेट्स हैव अ लुक।
आज हमारे पास क्या अपडेट्स हैं देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,37,600 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,75,180 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 4,065.89 डॉलर। आप मोर और लेस देख सकते हैं फ्राइडे थर्सडे ये तमाम जो गोल्ड प्राइसेस हैं इंटरनेशनली लोकली तकरीबन सेम दिखाई दे रहे हैं। ऑयल WTI पर बैरल 57.71 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 62.21 डॉलर। ऑयल प्राइसेस में आप देख सकते हैं गिरावट देखी गई है WTI प्राइसेस में। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं। जी करेंसी में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं देखें। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 323.12 रुपीस, सेलिंग वाज 323.69। यूके पाउंड बाइंग रही 367.51, सेलिंग वाज 368.17। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.5, सेलिंग वाज 281। होपफुली हम डॉलर के हवाले से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जल्दी से जो है हमारे पास रुपी अप्रिशिएट करे और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट करे। चाइनीज यॉन लास्टली 39.46, सेलिंग वाज 39.53। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स है। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.79 रुपीस, सेलिंग वो 74.93। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.39 रुपीस, सेलिंग वो 76.52। कतरी रियाल बाइंग रही 76.99, सेलिंग वो 77.12। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.67, सेलिंग वाज 914.6। यहाँ पे ओवरऑल सेंटिमेंट्स अगर करेंसी के हवाले से देखें तो डॉलर जो है वो डेप्रिसिएशन की तरफ है एंड रुपये अप्रिशिएट कर रहा है। कुछ पॉइंट्स ही सही लेकिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज होते हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन कि आने वाले दिनों में मजीद जो है वो कमी हो और हमारे एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए ये एक हेल्दी डायरेक्शन होगी। ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिश बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि ना हम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो हर एक फर्द तहजीब व फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। गदागरी मुआशरती अलमिया, इसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी। हुकूमत पंजाब का पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 लाख से 7 लाख रुपए जुर्माना, जबकि जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। आए ऐसे तमाम अनासिर की हौसला शिकनी करें और हुकूमत के साथ ताउन करते हुए ऐसे बच्चों के इत्तला खसूसी हेल्पलाइन 1121 पर दें। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फर्ज, हम सब की जिम्मेदारी।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन बैंक का रेकॉर्ड एक मंसूबे के लिए तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ डॉलर तक का जो एक लोन है वो देने का ऐलान हुआ है। यहाँ पर एक हम कह सकते हैं माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के लिए अगेन एक विन विन सिचुएशन है, जहाँ हमारे लिए लिक्विडिटी है वो अरेंज हो चुकी है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ चुकी हैं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। वहीं हमारे पास जो अमेरिकन बैंक के हवाले से बताएं तो ये रेयर मिनरल्स के अंदर जो हम कह सकते हैं कि कितने ही कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तकरीबन $100 बिलियन की सरमायाकारी के लिए वो जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में ऑलरेडी रेयर मिनरल्स मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान इस सेक्टर को टैप कर चुका है। खासकर हम माइनिंग एंड मिनरल की बात करें, हमारे पास 80 अबव एक हम कह सकते हैं मिनरल्स मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 12 रेयर मिनरल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं और दुनिया भर में ये 17 रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक प्रेशियसनेस जो है वो मजीद बढ़ जाती है। खासकर हम माइनिंग सेक्टर के हवाले से बताएं तो ये आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तान और की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी आलमी स्टीयरिंग कंपनी में शमूलियत हो चुकी है। आज ये भी डिस्कस करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा होगा, कितना हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, कितना हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और इन नई अपॉर्चुनिटीज़ से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस ट्रेड निज़ाम के हवाले से भी हमारे लिए जो है वो कुछ चेंजेस हैं। तमाम कंटेनर्स की NII स्कैनिंग जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। इससे यकीनन ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे यकीनन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगी और पाकिस्तान से जो जो सामान वहाँ जाएगा या आएगा तो इससे तमाम जो एक ट्रेड सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब की बरामदात पर एक और बड़ी न्यूज़ है जो आपको दे रहे हैं हम, जो कि एक्सपोर्टर हजरात कब से इस न्यूज़ का वेट कर रहे थे। तो खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये उनको एक खुशी की नवीद सुनाई है, वो ये कि बरामदात पर नाफिज करदा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत दे दी गई है। तो ये वो एक्सपोर्टर हजरात जो कब से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि ये सरचार्ज ख़त्म होना चाहिए, फाइनली ये ख़त्म हो गया है। इससे क्या क्या आउटकम आएगा आज बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड वतन अजीज के लिए ट्रांजिट फीस, लॉजिस्टिक सरगर्मियों में इजाफे, रोजगार, राब्ताकारी और इक्तसादी इस्तेहकाम का अहम जरिया है। वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तमाम कंटेनर्स की 100% नॉन इंटरसेव इंस्पेक्शन के जरिए स्कैनिंग लाजमी करार दे दी है, ताकि सप्लाई चेन की सिक्योरिटी बेहतर बनाई जा सके और स्मगलिंग की रोकथाम मजबूत हो। इस मकसद के लिए कस्टम्स को हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि टर्मिनल्स पर दरामदी और बरामदी कंटेनर्स में से कम 30% को भी बाकायदा NII स्कैनिंग से गुजारा जाएगा। टेक्नोलॉजी पर मबनी ये निजाम कंटेनर्स खोले बगैर सामान का मुआयना मुमकिन बनाता है, जिससे न सिर्फ सिक्योरिटी बरकरार रहती है बल्कि क्लियरेंस का वक्त भी कम होता है। FBR के मुताबिक NII प्रोटोकॉल मरहलावार नाफिज होगा और ये तरीकेकार बगैर कंटेनर वाले कार्गो और ग्रीन चैनल की खेपों पर भी लागू होगा। अफगान ट्रांजिट कंटेनर के दाखिले और अखराज के मकामात पर हासिल शुदा तस्वीर का AI से मवाजना जरूरी होगा। ये निजाम ममनुआ अशिया, असलहा, मुनशियात और ताबकारी मवाद की निशानदही के साथ साथ सामान की चोरी की रोकथाम और रेवेन्यू के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगा, ताकि मुल्क की सप्लाई चेन ज्यादा महफूज और शफाफ बन सके। जी, रिपोर्ट आपने देखी, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद है नईम सिद्दीकी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। नईम साहब, आपने रिपोर्ट देखी है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बनाना है तमाम मरहले को, खासकर ये NII स्कैनिंग जो है वो अब लाजमी करार दे दी है। तो सबसे पहले ये बताइए कि स्कैनिंग क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा और कितना ज़्यादा हम इससे ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम है जी FBR का, और ये नॉन इंट्रूसिव इंस्पेक्शन है, जिसमें कंटेनर नॉर्मली होता ये है कि जो भी कंटेनर आते थे पहले हमारे उनको सबको खोला जाता था, एक एक चीज़ को चेक किया जाता था, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। अब इन्होंने ये किया है कि ये इसको कंटेनर को खोले बगैर आप उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। स्पेशलाइज आपका ट्रेन स्टाफ होगा जो इसको चेक करेगा और उस तरह समझ लें कि आप बहुत जल्दी शायद 2-4 मिनट में ये कंटेनर को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। पहले टाइम कंज्यूमिंग, पहले वो टाइम कंज्यूमिंग, पहले तो हर पूरी चीज़ को बाहर निकालना पड़ता था, फिर दोबारा अंदर रखना पड़ता था, बड़ा मुश्किल टाइम होता था वो। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत जो ये AI का और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। एक तो टाइम कम होगा, ह्यूमन रिसोर्स की कम ज़रूरत पड़ेगी
और जो तजारत में 5-5 दिन लग जाते थे कंटेनर को चेक करने में। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए अभी अफ़गानिस्तान से आजकल हमारी ट्रेड बंद है और पाकिस्तान ने 40 साल बल्कि मैं तो कहता हूँ जब से पाकिस्तान बना है हमने अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेट किया है, उनको बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखा है। एक तो मेन चीज़ जो हमारे ज़हनों में आती है बात वो ये कि स्मगलिंग का जो चीज़ है वो एड्रेस हो जाएगी। वो मैं वही उधर ही आ रहा हूँ। तो ये यहाँ से तकरीबन 350 अरब का सामान जो है वो जाता था और उसमें से तकरीबन 100 अरब का सामान वापस आ जाता था। और हमारी जो मेजर जो स्मगलिंग थी वो सारी होती इसी रूट से। आजकल आप मुख्तलिफ चैनल्स पे जो स्लाइडें देखती होगी जिसमें आता है कि 50,000 अफगानी जो स्मगलिंग के कारोबार में मुलविस थे वो बेरोज़गार हो गए। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को इससे उल्टा फ़ायदा हो गया कि हमारी जो इलिसिट ट्रेड होती थी वो सारी बंद हो गई और अब हमें पता चल गया कि कौन से आइटम पाकिस्तान में स्मगल होते हैं और कौन से आइटम पाकिस्तान में प्रॉपर चैनल से आते हैं। तो ये जो अब प्रोसेस है इसमें देखिए 5,000 इस वक्त ट्रक जो है अफ़गानिस्तान में फंसे हुए थे जो सिर्फ उनकी जो सिचुएशन क्रिएट हुई और जिस तरह हम लोगों ने उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की तो वो अब जो है इन्होंने ये किया है कि अब कोई भी ट्रक वहाँ से बगैर ये NII स्क्रीनिंग के नहीं आ सकेगा और हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसकी इंस्पेक्शन होगी, उस पर ड्यूटी लगेंगी, उसको चेक होगा और स्मगलिंग के रास्ते जो है ना इससे बहुत हद तक जो है ना मैं समझता हूँ कि बंद हो जाएंगे। और ये तो बहुत अरसे की डिमांड थी FBR को काफ़ी जगह ट्रैक एंड FBR की जानिब से जो जितने ज्यादा इकदाम किए जा रहे हैं जितनी एफर्ट्स की जा रही है वो काबिल सताइश है। बहुत जगहों पे बहुत सारी चीजें बिल्कुल करनी चाहिए। और देखें इसको दूसरे लफ्जों में मैं पॉजिटिव साइड भी कहूँगा, इसको फैसिलिटेशन भी कह सकते हैं क्योंकि पहले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी कैसे इंस्पेक्शन कराए, किसके पास जाए, किसको पैसे दें, किसको ना दें, तंग किया जा रहा है। अब ये ट्रांसपेरेंट होगा, उसको जी A के साथ भी यही हो रहा है, B के साथ भी यही हो रहा है, C के साथ भी यही हो रहा है। तो उससे ये होगा एक तो जो डिमांड एंड सप्लाई का कानून है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो ठीक हो जाएगी। तो ये आपकी चीज़ें बहुत पूरी दुनिया में यही रवाज है और इसी तरह होता है कि जिससे आप स्मगलिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और सिस्टम को जो हर वक्त हम ट्रांसपेरेंट की बात कहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्टेप टुवर्ड द ट्रांसपेरेंसी। नईम साहब बिल्कुल सही फरमाया। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ जो तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट के बाद मुझे आपसे पूछना था तो मैंने ये पूछ लिया, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की वो ये है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म करने की हिदायत दे दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। ये कितना ज्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक वे है फॉर दी एक्सपोर्टर्स? लेकिन ये एक्सपोर्टर्स की बड़ी दरीना डिमांड थी, ये 0.25% एक्सपोर्ट वैल्यू के ऊपर ये सरचार्ज लगता था। ये गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया है और अब ये है कि जो एक्सपोर्टर हैं उनकी कॉस्ट जो है वो 0.25% जो है ना वो कम हो जाएगी, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और ये इसको मेरा ख्याल है कि जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और आई होप कि जो हमें एक्सपोर्ट में जो चैलेंजेस आ रहे थे और जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिवनेस का प्रॉब्लम था, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी कहती थी कि जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करें, रेट कम करें चीज़ों को, तो ये उसकी तरफ भी अगेन मैं ये कहूँगा दिस इज़ वेरी गुड बट स्टिल दिस इज़ नॉट इनफ। वो अभी कई चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी चीज़ें हैं जिसमें बिजनेस कम्युनिटी वो बहुत अच्छा जो हुआ एक तो ये बहुत अच्छा हुआ, एक जो मार्कअप रेट कम हो गया देखिए उससे भी बहुत फ़ायदा हो गया, 22% 11% पे आ गया। अब हम होप करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन फर्दर बेहतर हो तो ये सिंगल डिजिट में आ जाए। तो ये देखिए जब आप ये जब वास्ट पैमाने पे एक्सपोर्ट हो रही होती है तो 0.25% बहुत मैटर करता है। अच्छा, जहाँ FBR की कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं और यहाँ पे हमने कैमरा नस्ब होते हुए देखा या AI सिस्टम स्कैनिंग के हवाले से आज हमने न्यूज़ पढ़ी, इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी एफर्ट्स की हैं जहाँ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कहें कि ट्रांसपेरेंट की जा रही हैं, वहीं हमारे पास थोड़ा सा रिलीफ फैसिलिटेशन की तरफ दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की किटी कैसे फुलफिल होगी जब एक तरफ सरचार्जेस या एक तरफ कोई लीनियंसी इंडल्जमेंट की जाएगी, दूसरी तरफ थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया जाता है तो इतना शोर बर्पा हो जाता है? आपने बहुत ही अच्छा और आई हैव प्रेस्ड द राइट कॉर्ड आई गेस दूसरी रग पे जो है ना आपने हाथ रख दिया बिजनेस कम्युनिटी की। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैक्स लगता है, टैक्स लगना चाहिए, ये गवर्नमेंट का हक है और गवर्नमेंट को टैक्स लोगों पे लगाना चाहिए। लेकिन जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, देखिए जब तक आप इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे,
अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन नहीं करेंगे, अपना टैक्स रेट नहीं बढ़ाएंगे, जैसे कि 25 करोड़ की आबादी में अगर 5.9 मिलियन रिटर्न आई हैं और उसमें 2 मिलियन रिटर्न जो है वो नील की अगर आ गई हैं और उसमें तकरीबन आप देखें 2 मिलियन से ज़्यादा 2.5 मिलियन आपके सैलरीड क्लास के हैं, तो बिजनेस कम्युनिटी की रिटर्न कितनी कम आई। तो उस पर सवाल ज़रूर उठता है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो टैक्स नेट में नहीं हैं और उनको टैक्स नेट में कैसे लाया जा सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारी 420 बिलियन डॉलर की जो हमारा जीडीपी है, लेकिन फिर जब हम बात करते हैं ना कि हमारा जो है तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ कैश इकोनॉमी में भी मार्केट में चल रहा है और हम बात भी करते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी जो है वो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको टैक्स रेट में लाने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लोगों को इंक्लाइन करें, उनको इनवाइट करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको बताएं कि देखिए हम आपसे शुरू कर रहे हैं, उनको ये ना कहें कि हम आप पे ख़त्म कर रहे हैं। आप उनको फैसिलिटेट करें, उनको कहें जो पुराना आपके केसेस हैं वो हम उस तरह उनको टच नहीं करेंगे, लेकिन आज से आप टैक्स नेट में आ जाएं और ख़ास तौर पे नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। एवरीबडी हु इज़ कैपेबल ऑफ पेइंग टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें। वी आर वेरी होपफुल कि आप जैसे ये एक्सपोर्ट सरचार्ज के हवाले से न्यूज़ आई है, वैसे ही किसी दिन सुपर टैक्स के हवाले से भी हम न्यूज़ सुने। लेकिन आप सुपर टैक्स है ये दूसरे टैक्स है, देखिए जब आप टैक्स नेट बढ़ता है ना, मतलब आप देखें, आप सोचें कि अभी 5.9 मिलियन रिटर्न आई हैं, अगर ये 12 मिलियन आ जाए तो कितना फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट खुद टैक्स कम करेगी, ऑटोमेटिकली टैक्स कम होगा ना, होगा। अच्छा, अब होता ये है कि जीडीपी में बेसिकली जो है ना आपकी 3 चीज़ें आती है। आपकी इंडस्ट्री आती है, आपकी सर्विसेज आती है, आपका एग्रीकल्चर आता है। अब ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है फॉर एग्जांपल, उसमें इतने अरसे से बात हो रही है कि उस तरह से टैक्स नेट में नहीं है, बातें होती हैं, अब लेके आ रहे हैं। अब ये मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जितना सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, जितने सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस हैं, वो जितने भी लोग 6 लाख से ऊपर पैसे कमाते हैं आप उन पर टैक्स लगा दें। अच्छा, जब आपके पास टैक्स बढ़ना शुरू हो जाए, जब आपका नेटवर्क इतना बढ़ जाए, 12 मिलियन 50 मिलियन आपके पास रिटर्न्स आ जाएं, तो आप टैक्स को कम करना शुरू कर दें। आप फिर देखेंगे लोग वॉलंटरी टैक्स वॉलंटरी आना शुरू हो जाएंगे। और तो बजाय इसके कि हार्श जो हरासमेंट वाले मेजर लिए जाएं, लोगों के को आगे जो है ना हरास किया जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए, जो टैक्स चोरी करते हैं तो उन पर हरास तो नहीं किया जाएगा, उनसे तो लिया ही जाएगा। अच्छा नईम साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया। हम पाकिस्तान की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से बात करते हैं, इसकी शिरकत के अंदर आलमी स्टीयरिंग कंपनी में शमूलियत हो गई है, इसका क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज? देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अभी हमारे जो नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर हैं ये गए थे ब्रसेल्स और वहाँ पे बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने जॉइंट चेयर किया है मीटिंग को, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका एक्सपोजर बढ़ गया। आप दुनिया के हर उस फोरम पे जाएंगे जहाँ पे ये अलाइंसेस हो रहे होंगे, आप डिस्कस कर रहे होंगे, पाकिस्तान को इनवाइट किया जाएगा और वहाँ बैठ के सारी आपके सामने सारी पिक्चर्स होगी और पाकिस्तान माशी तौर पे और जो माली तौर पे और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के सारे फोरम पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अगेन इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। राइट अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें अमेरिका के बैंक की एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी सामने आ रही है, लोन की सूरत में भी आ रही है, तकरीबन 1.25 बिलियन डॉलर्स की जो एक कर्ज देने का उन्होंने कहा है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 100 बिलियन डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तमाम जो मिनरल्स अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं या कंट्रीज हैं। तो इसके हवाले से बताइए। देखिए, ये जो अमेरिकन बैंक है, उन्होंने कहा कि जी रेयर मिनरल में ये 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये तो माइंड ब्लोइंग वाली बात है। और हमारे पास देखिए इतने रेयर अर्थ मिनरल मौजूद हैं कि जो दुनिया को, अब आपको अंदाजा होगा कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोबाल्ट है, हमारे पास लिथियम है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, ये सारे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। बाय द वे 80 मिनरल्स तो अभी तक एस्टिमेटेड हैं हमारे पास। और इसमें देखना चाहिए ना कि इसमें 10 भी मिनरल ऐसे हैं जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है, या तो 5 भी ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं है। अब बात यह है कि आपकी मार्केट जो है, आपका मार्केट एक्सपोजर,
आपका होराइजन, आपकी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस अवेयरनेस इतनी हो गई है कि लोगों को पता है कि भाई इस कंट्री में ये चीज़ें मौजूद हैं। और उसमें देखें आपका चाइना के साथ, आपका जो मिडिल ईस्ट के साथ और आपका अमेरिका के साथ, और अब हर गवर्नमेंट की जगह भी थोड़ी सी इस मामले में फैसिलिटेशन देखी जा रही है कि मिनरल सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए ये फैसिलिटेशन ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल, और ये तो गवर्नमेंट ने इनको तो हर किस्म की फैसिलिटेशन का कहा है। और हम हमेशा जब भी बात करते हैं हम यही कहते हैं कि जी हमें डॉलर चाहिए। डॉलर कैसे मिल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। अब ये देखिए आपके सामने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हम तो देखिए $1 बिलियन के लोन की बात करते हैं। तो हम पहले ही कहते हैं कि हमें लोन नहीं चाहिए, हमें पार्टनरशिप चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पार्टनरशिप अगर होगी तो ये मुल्क डेफिनेटली तरक्की करेगा, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बेहतर होंगी। तो दिस इज मैं कहता हूँ कि इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मुझे भी आज ये खबर पढ़ के बड़ी खुशी हुई कि समबडी इज इन्वेस्टिंग $100 बिलियन इन पाकिस्तान एंड डिफरेंट कंट्रीज चले, जिनके जो पास भी है, मिनरल्स के हवाले से अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे मतलब हमारे पास उसमें से अगर $2 बिलियन भी आते हैं, $3 बिलियन भी आते हैं, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का देखिए एक्सपोजर जो है ना बढ़ रहा है। दुनिया पूरी को ये पता चल रहा है कि हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम किस हद तक किसके साथ कितना कोऑपरेट कर सकते हैं। राइट। और रेयर मिनरल्स के हवाले से बात करें, जब इतनी डिमांड हो जाएगी और फिर अब तो पता नहीं कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, जब निकलेगा तो और ज्यादा इसके लिए हमारे पास वैसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एस्टिमेटेड कहते हैं कि हमारे पास $6 to 8 ट्रिलियन की $8,000 बिलियन तक के रेयर अर्थ मिनरल यहाँ पे। आप सोचें, आप और मैं इस तरह तो फिर हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के, हम तो दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में हमारा शुमार हो जाएगा। राइट। चरण जी, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन बेहतर हो और बेहतरीन तौर पे जो है वो ये सामने आए। वेल, थैंक यू सो मच नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमने जो इकोनॉमी के हवाले से डिटेल डिस्कशन की है, खासकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से, जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल स्टीयरिंग कंपनी के अंदर जो है वो शमूलियत कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे लिए मजीद जो एक राहें हैं बिजनेसेस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, वो ओपन अप होते हुए दिखाई दे रही हैं। दैट्स इट, वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।